तो हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके पहले हम लोगों ने ह्यूमन फिजियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मल सेलुलर फिजियोलॉजी या फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन से जो बोलना चाहिए, डाइजेशन से जो सिंपल एब्जॉर्बेबल एनर्जी देने वाली जो फूड है, जैसे ग्लूकोज है, एनर्जी सब्सटेंस ग्लूकोज है, फैट है ना, उन सब को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है, एनर्जी बनाया जाता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। सेल में क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। इसी दौरान जब एक सेल अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता रहता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कुछ चीजों को तोड़ेगा, कुछ चीजों को बनाएगा, इस नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान सेल में नाइट्रोजन वेस्टेज भी बनते हैं। ये नाइट्रोजन वेस्टेज में नाइट्रोजन वेस्टेज भी होते हैं और आयंस भी होते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान जब एक सेल में उसकी फिजियोलॉजी के लिए जब एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, आयन, तो जरा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब सेल के लिए हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस एक नॉर्मल सेल की एक्टिविटी को कम कर देगा, इसलिए तो हम लोग रिमूव करते हैं थ्रू दी ब्लड एंड दी लंग्स। यस और नो? पहले ब्लड, फिर उसके बाद लंग्स। यस और नो? अब मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनिया। वो अमोनिया ब्लड के थ्रू जाता है लीवर के पास। किसके पास जाएगा? लीवर के पास। हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल में क्या बन रहा है? अमोनिया। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीज है, समझ पाए? अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीज है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है वो अमोनिया सीक्रेट मतलब अमोनिया एलिमिनेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। उसको पहले यूरिया में बदला जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है, ठीक है। ये मैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा, अभी तो हम लोग बेसिक इधर इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है जहाँ से बेस स्टार्ट हो रहा है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा? लीवर। यूरिया में बदलने के बाद उस यूरिया को ब्लड में मिला देगा, ठीक है। फिर वो जो ब्लड है वो रीनल आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगी? किडनी में जाएगी, आया ना। किडनी से वो यूरिया क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा थ्रू दी यूरेथ्रा और यूरिन। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? यूरिन के थ्रू उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा, आया ना। यस सर। ठीक है। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि एनिमल्स accumulates ammonia, urea, uric acid, ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, phosphate ion and तो एनिमल्स में क्या क्या चीजें? एक तो अमोनिया हो गया, अमोनिया यानी NH3, दूसरा यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट आयन और सल्फेट आयंस क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। क्या होंगे बेटा? एक्यूमुलेट होंगे। इसके साथ साथ फॉस्फेट है ना, पोटेशियम आयन,
सोडियम आयन एक्सेट्रा, ये क्या होंगे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान, क्या होंगे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान ये क्या होंगे एक्यूमुलेट होंगे हमारे सेल्स, है ना। तो इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उस रिमूवल के लिए जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी में इन सारे पदार्थों को, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, पोटेशियम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसको एलिमिनेशन, इसके एलिमिनेशन के लिए हमारी बॉडी जिस मैकेनिज्म के थ्रू इसको रिमूव करेगी, एलिमिनेट करेगी हमारे शरीर से, उस मैकेनिज्म को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यस और यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आइदर बाय दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दी excess food ingestion, excess amount of food ingestion, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और the means of activities by the other like the or the other means or the other means excess इंजेक्शन यानी अंदर लेना, ठीक है। तो एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट आयन एक्सेट्रा फॉर्म आइदर बाय देयर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इन सारी चीजें क्या होंगी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगी। तो इन सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालना है। ये किसके थ्रू बन रही है, एक तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, और दूसरा बन रही है ये एक्सेस इंजेक्शन, यानी एक्सेस इंजेक्शन मतलब आप ज्यादा मात्रा में खाना लेंगे या फिर ज्यादा मात्रा में आप फूड को लेंगे तो चीजों का एक्यूमुलेशन होगा ना, तो हानिकारक, तो उसका तो क्या करना, रिमूवल करना है। तो इन सारी चीजों का हमको कैसे रिमूव करेंगे वो इस चैप्टर में पढ़ने आ रहा है ना। इन दिस चैप्टर we will learn about the elimination of, in this chapter we will learn about the elimination of these substances in this chapter we will learn about the elimination of these substances, mechanism of elimination of these substances. We will learn about the elimination of these substances. इन सब्सटेंस में कौन कौन हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इन सब्सटेंसेस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन कैसे होगा इसका, है समझ में इसमें कौन से सब्सटेंसेस आते हैं इसके बारे में पढ़ना है, इसमें कौन से सब्सटेंसेस आते हैं इसको पढ़ना, ठीक है। यस और in this chapter we will learn about the elimination of these substances and mechanism of elimination method, और इनके मैकेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में हमको इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। सर तो ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम किसके एलिमिनेशन, मेजर और कौन से कंपोनेंट्स है या फिर मेजर और कौन से सब्सटेंसेस है जिसके एलिमिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है वो नाइट्रोजन वेस्टेज है। क्या है ये, नाइट्रोजन
वेस्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर वो नाइट्रोजन वेस्टेज कौन कौन है? सबसे पहला हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ने वाले। मेन तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले है ना। अमोनिया है ना, फिर उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड है ना। बेसिकली हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मेजर कंपोनेंट्स नाइट्रोजन वेस्टेज जो है जिसको हमको रिमूव करना है वो कौन कौन है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। हाँ या ना? यस और यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। हाँ क्लियर। हाँ फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देखो इधर ध्यान दीजिए। इन नाइट्रोजन वेस्टेज के एलिमिनेशन के बारे में, इसके मैकेनिज्म को पढ़ने वाला। फिर इसके बाद बोलता है कि जो अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। अमोनिया क्या है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। इन सारी चीजों में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सबसे ज्यादा टॉक्सिक यानी सबसे ज्यादा जहरीला। टॉक्सिक है ना, जहरीला। हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक, बात ना करो, वो सबसे टॉक्सिक चीज कौन है? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है एक सेल के लिए, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसके एलिमिनेशन के लिए यानी उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उतने ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। समझ में? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड फॉर द रिमूवल ऑफ, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म and requires a large amount of water from its elimination. Ammonia is the most toxic substance and requires large amount of water for its elimination. Yes or no? यस सर। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इन सारी चीजों में कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है? अमोनिया। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स एलिमिनेशन। यस और नो? यस सर। यस और नो? तो सारी चीजों के बारे में फिर से बता देता हूँ कि एनिमल्स में नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट आयन, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा सारी चीजें मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या होती है? एक्यूमुलेट होती है, जमा होती जाती है। इन सारी चीजों को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी को बनाए रखने के लिए इन सारी चीजों को रिमूव करना ज्यादा जरूरी है ना। इस चैप्टर में हम बेसिकली यूरिया को कैसे एलिमिनेट करेंगे उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? हाँ या yes or no? So in this chapter we will learn about the elimination of the substances and the mechanism of elimination of the substance. इन substance के elimination के लिए कौन सा mechanism है, उस mechanism को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हाँ या ना? अब सर ये जो substances है, ये जो waste substance है ना, जो wastage है ये कौन कौन से हैं? तो ये बेसिकली नाइट्रोजन वेस्टेज है। कौन से वेस्टेज है? नाइट्रोजन। इसमें भी खास करके अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती है। इन सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती है। समझ में आए? तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। इन सारी चीजों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक। एक सेल के लिए सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? अमोनिया। तो जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है इसको रिमूव करने के लिए, हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा मात्रा में, उतने ही ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत है। ठीक है?
तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स एलिमिनेशन। इसके एलिमिनेशन के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। यस और समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते, ठीक है, मानोगे? तो देखो मैं आपको अभी बता चुका कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो कौन है? अमोनिया। अमोनिया। एक बात आप याद रखेंगे कि जो जितना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान जो निष्कासित करने के लिए बना हुआ है ना, जो उत्सर्जित पदार्थ होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जित पदार्थ। आई एम एक्सक्रीटर, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, उसके रिमूवल के लिए उतने ही ज्यादा, उसको रिमूवल के लिए उतनी ही ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। समझ में? यस सर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले कि जो टॉक्सिसिटी जो है, जो टॉक्सिसिटी इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें सबसे आगे आप एक बात याद रखेंगे, सबसे आगे होता है अमोनिया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? अमोनिया। विषैला, है ना, जहरीला नहीं, तो जहर वहर बोलना थोड़ा सा अजीब टाइप का, विषैला बोलेंगे हिंदी में। तो विषैला सबसे ज्यादा कौन है? अमोनिया, कोशिकाओं के लिए, सेल्स के लिए। इधर ध्यान दीजिए प्लीज। फिर इसके बाद इससे कम यूरिया। यूरिया, और सबसे कम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक। समझ में आया? यस सर। आया या नहीं आया? आया। तो सबसे ज्यादा जो हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, याद रखेंगे जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिमूवल के लिए उतनी ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उतनी ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। यस और तो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी यानी सबसे ज्यादा जो विषैला है वो है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। समझ में आया? यस सर। कभी बर्ड्स को पानी पीते देखे हो? नो। बहुत कम, लेकिन उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक पेस्ट के रूप में होता है। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियां होती है, उनका जो एक्सक्रीशन देखे हो ना, पेस्ट टाइप का निकलता है ना, देखो वो पेस्ट कुछ और नहीं, दैट इज यूरिक एसिड। समझ पा रहे है ना? यस सर। अरे तोता होता तो सब देखे होगे ना, मालूम। है ना, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखे हो ना, पेस्ट टाइप का रहता है, यूरिक एसिड। समझ पा रहे? ऐसा वो सब चीज को कौन देखता है सर, हम तो तोता देखते हैं। देख लिया करो आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, ठीक है? ठीक है, समझ में आए? यस और तो सर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल of these substances लिख देते हैं, ओके? ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट किसमें, सबसे ज्यादा वाटर की जो जरूरत होगी, है ना, पानी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको रिमूव करने की होगी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है? टॉक्सिक। फिर इससे कम वाटर लगेगा बेटा यूरिया के, किसके लिए लगेगा? यूरिया। फिर इससे कम यूरिक एसिड। मस्ती नहीं करो रे, यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा जो वाटर की रिक्वायरमेंट रिमूवल के लिए, है ना, ये सारे के सारे क्या? नाइट्रोजन वेस्टेज, दे ऑल आर नाइट्रोजन वेस्टेज। आई एम। तो सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसको है? अमोनिया। फिर उसके बाद यूरिया। फिर सबसे कम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। यस और यस सर। समझ में आया? यस सर। जो फिशेस होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो फिशेस होते हैं, मछलियां, यस सर। ऐसा मछली है ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा पहले ऐसा कहते हैं। तो जो मछली होता है ध्यान दीजिए, मछली पानी में रहता है,
तो उसके पास बहुत सारा वाटर है, वो पानी को यूज भी कर सकता है ना? तो ज्यादातर जो फीसेज होते हैं या फिर जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादातर ये देखा गया है अमोनिया, क्योंकि उनके पास लार्ज अमाउंट में वाटर है, वो कभी भी ले सकते हैं, कभी भी है ना, वो एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारा वाटर ले सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, ये सुन। क्या इंसान अगर अमोनिया निकालेगा तो क्या वो 1 ड्रम पानी पीता है क्या डायरेक्ट? नहीं पी सकता ना, नहीं पी सकता। अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट वाटर चाहिए, समझ पा रहे? तो हम क्या पानी बहुत मतलब मीडियम पीते हैं, एकदम ज्यादा भी नहीं पीते। लेकिन यूरिक एसिड, सांप हो गए है ना, बर्ड्स हो गए, वो क्या एकदम पानी पीते रहते हैं क्या 1-1 गिलास? वो सबसे कम पानी पीते हैं, है ना? इसीलिए उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूवल के लिए सबसे कम वाटर की जरूरत है, समझ पा रहे हैं? यस सर। दूसरी बड़ी बात, वो सबसे कम टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित करेंगे, दैट इज यूरिक एसिड। अब एक और बात, क्या बात है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, अमोनिया यानी NH3 बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटैलिक बोलते हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक बोलते हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। यस सर। उन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करेंगे, मतलब उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है अमोनिया को रिलीज करने, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, है ना? और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करेंगे या अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, वो सारे जीव क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक कहलाएंगे। यस और नो? यस और नो? समझ में आया? यस सर। इधर थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं एनसीईआरटी से, लेकिन फिर एनसीईआरटी पकड़ा दूंगा, ठीक है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया, क्या बेटा? यूरिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, है ना, यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे, उन सारे जीवों को बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। समझ में आया? जैसे कि हम क्या है? यूरियोटैलिक। हम क्या है बेटा? यूरियोटैलिक। यस और नो? यस। इंसान क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीशन या जो यूरिया रिलीज करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, उन सारे जीवों को हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। ठीक है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करेंगे, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हार्मफुल वेस्टेज बने हुए हैं, वो हार्मफुल वेस्टेज अगर यूरिक एसिड है, एलिमिनेशन के दौरान यानी शरीर की नॉर्मल उपापचयी प्रक्रिया के दौरान बनी जो उत्सर्जी पदार्थ है, वो अगर यूरिक एसिड है, तो ऐसे जीवों को हम बोलेंगे यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे बेटा? यूरिकोटैलिक। समझ में आया? यस और नो? तो एक चीज समझ में आया सर कि सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किसकी है बेटा? अमोनिया। फिर इसके बाद? यूरिया। फिर इसके बाद? यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा जहरीला होगा उसके रिमूवल के लिए उतनी ही ज्यादा वाटर की जरूरत होगी, है ना? अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिमूवल ऑफ
दिस सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ है? अमोनिया में, फिर उसके बाद यूरिया में, फिर सबसे कम यूरिक एसिड में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे या जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटैलिक बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, दैट इज NH2CO। NH2 यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। हाँ, उन सारे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटैलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? यूरियोटैलिक। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग 2-3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला तो टॉक्सिसिटी लेवल पढ़ चुके हैं, ठीक है? किसका सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? अमोनिया। फिर उसके बाद यूरिया। फिर उसके बाद यूरिक एसिड। ओके, यस सर। यस और नो? सबसे ज्यादा रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसको है? अमोनिया। अमोनिया है ना? Yes, उसके sir. बाद यूरिया। फिर उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। हाँ या ना? यस ठीक। अब हम लोग अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ एग्जांपल्स और उसके बारे में कुछ बातें जो एनसीईआरटी में लिखी गई है उसको मैं आपको समझाऊंगा। हाँ या ना? ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये आपको बोलना चाहिए ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है? बेसिक से उठना पड़ेगा। कल हम लोग मतलब या फिर मतलब आप YouTube वालों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी तो बेसिकली ये चलने वाला, ठीक है? तो एनसीईआरटी बोलता है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज अमोनोटैलिज्म, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? अमोनोटैलिज्म। यस, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग ऑफ अमोनिया इज अमोनोटैलिज्म। क्या कहलाता है? अमोनोटैलिज्म। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया, ठीक है? अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया। हाँ या ना? यस और नो? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला मैनी बोनी फिशेस। ऐसे फिशेस, बोनी फिशेस बेटा, मैनी बोनी फिशेस यानी अस्थिर मछलियां। कौन सी मछलियां? अस्थिर मछलियां। अस्थिर मछलियां देख लेना ना, मैं शायद गलत लिख रहा हूँ मछलियां को। अस्थिर मछलियां, एक्वेटिक एम्फीबियंस यानी एक्वेटिक यानी जलीय उभयचर बेटा। एम्फीबियंस यानी जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। प्लीज मछलियां। एक्वेटिक एम्फीबियंस यानी जलीय उभयचर। एम्फीबियंस यानी जो वाटर में भी रहते हैं, है ना? यानी एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी स्थलीय भी। टेरेस्ट्रियल है, समझ गए? यस सर। Yes or no? So many bony fishes and aquatic amphibians and aquatic insects. ऐसे कीड़े जो किसमें रहते हैं? पानी में रहते हैं। एक्वेटिक यानी एक्वा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पानी में, यानी जलीय कीट। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या है? वो क्या है? अमोनिया है। ये जनरली नेचर में क्या होते हैं? इनकी प्रकृति क्या होती है? अमोनोटैलिक नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं? अमोनोटैलिक। है ना? सो मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ध्यान देंगे, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लीजिए, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से बच्चा शायद इसको इग्नोर करेगा और यही क्वेश्चन वो एनटीए वाले सेट करके दे देंगे। लाइन उठा के दे देंगे तो क्या कर लोगे आप? आया ना? यस सर। तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स अमोनोटैलिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं नेचर में। अब सर ध्यान देंगे सर, ये अमोनिया क्या ये लोग डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करते हैं? हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो अमोनिया होता है, जो अमोनिया होता है ये रेडियली सॉल्युबल होता है। आसानी से क्या होता है? ये रेडियली सॉल्युबल होता है, यानी रेडियली को हिंदी में क्या बोलते हैं?
मतलब घुलनशील होता है पानी में, रेडियली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। और क्या बना लेता है ये, आसानी से ये पानी में घुल जाता है, और क्या बना लेता है, अमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनियम आयन, दैट इज NH4+ आयन। So ammonia is radially soluble in water. आयन आयन। अब कोई वाटर में घुल चुका है, किस फॉर्म में, अमोनियम आयन, दैट इज NH4+। अमोनिया अलग है, अमोनियम अलग है ना। वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, NH4+। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, है ना। तो जो अमोनिया है ये जल में अत्यधिक घुलनशील है, ये जल से क्रिया करके अमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनियम आयन। समझ में आया बेटा, यस है ना। अब ये वाटर में घुल चुका है, अमोनियम आयन सॉल्युबल है वाटर में, यस और नो। अब ये जो सारे जो है, जो बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये अपने जनरल बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस है इनका, जनरल बॉडी सरफेस, और जो फीस होते हैं उनमें गिल्स होता है, गिल्स होता है, समझ पा रहे, गिल्स होता है। उस गिल्स से क्या करते हैं, ये नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर के हेल्प से उन सारे मतलब अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकालते हैं। याद रखेंगे कि इसमें अमोनो मतलब जो बोलना चाहिए, जो एमोनोटैलिज्म है ना, जो प्रोसेस है अमोनिया को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इसमें किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इसमें जो किडनी है वो कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। यस और नो, समझ में आया, यस और नो, ठीक है। तो अब मैं बोला कि अमोनिया आर द रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, फ्रॉम द अमोनियम आयन फॉर्म्स इन अमोनियम आयन, है ना। अब ये अमोनियम जो आयन है ये कैसे बाहर निकलेगा, तो ये जो अमोनियम आयन है ये डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन यानी विसरण होता है। डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, समझ में आ गया। डिफ्यूजन के थ्रू आपको बता चुका हूं पहले भी, इसमें रेस्पिरेशन है ना। तो ये जो अमोनियम आयन है ये वाटर के साथ में, है ना, वाटर के साथ में डिफ्यूजन के थ्रू विसरण के द्वारा, थ्रू द डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा ये जनरल बॉडी सरफेस या फिर इसका बॉडी सरफेस बोल देंगे, जनरल बॉडी सरफेस यानी शारीरिक सतह, जनरल बॉडी सरफेस, और गिल सरफेस, गिल्स लिखा है कि गिल लिखा है, गिल्स लिखा होगा। गिल सरफेस से क्या कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक चलेगा, क्या हो, ठीक है। तो जो अमोनियम आयन जब जो घुल चुके हैं पानी में, है ना, अब पानी में घुले हैं तो पानी के साथ निकलेंगे उन लोग, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, समझ पा रहे, है ना। तो ये जनरल बॉडी सरफेस है ना बेटा, इधर ध्यान, इधर ध्यान, ये जनरल बॉडी सरफेस और गिल सरफेस से क्या हो जाएंगे, बाहर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और एस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। एस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यस और यस सर, है ना। Kidney do not play any significant role for removal of ammonia
इसमें किडनी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, या रिमूवल को आपका बुक में शायद एलिमिनेशन लिखता है, क्या लिखता है बेटा? Elimination. डू नॉट एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? यस और नो? तो किडनी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है किसके किसके एस्क्रीशन में? अमोनिया के एस्क्रीशन, यस और नो? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? लिखें। अब ध्यान देंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ध्यान देंगे इधर, मेरी बात ध्यान देंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब उनको पानी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो पानी की किसी भी प्रकार की कमी का ना होना मतलब सीधी सी बात है, वो सारे के सारे जीव या तो पानी में रहते होंगे, हाँ या तो उनके आसपास वाटर का बहुत लार्ज अमाउंट होगा, यस और ज्यादातर क्या होता है वो पानी में ही रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, यानी जो जलीय जीव जो होते हैं, उनके पास पानी की कमी नहीं है, इसलिए उनमें मेटाबॉलिज्म के दौरान, शारीरिक उपापचयी प्रक्रिया के दौरान, है ना, यानी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या बनेगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? अमोनिया। अमोनिया, जिसको अमोनियम आयन के रूप में रिलीज करता है थ्रू द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस, यस और नो? Yes, sir. है ना? लेकिन सर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्थल में रहते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन में रहते हैं, उनके पास तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी नहीं हो, तो एनी हर टाइम पानी तो पीते नहीं रहते। 1 ग्राम पानी, 1 टंकी पानी थोड़ी पीते रहते हैं, नहीं, पीते रहेंगे क्या? उनके पास पानी है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, उतना ज्यादा पानी नहीं है ना? तो इस पानी की कमी को देखते हुए भगवान ने और कुदरत ने ऐसा एडेप्टेशन किया है, ऐसा अनुकूलन जमाया है कि वो ऑर्गेनिज्म उतना ही पानी पीते हैं जितना उनको उस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, उसको निकालने के लिए आवश्यक है, ठीक है? ये एक प्रकार का क्या है? एडेप्टेशन है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है, जैसे जैसे पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है, ये सारी चीजें समय के साथ चलते गई है, समझ पाए? तो जो अमोनिया रिलीज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, इसीलिए उस अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। यूरिया को उसके कंपेयर में कम पानी की जरूरत है। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए मतलब टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में रहने के लिए, है ना, ये जमीन पर रहने के लिए, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं, जो पानी में नहीं रहते, किसमें रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है कि वो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट को निकाले। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये तीनों की तीनों नाइट्रोजन वेस्ट है। Yes, sir. लेकिन इसमें अमोनिया और अमोनिया के कंपेयर में दोनों में कम पानी की जरूरत होती है इनको निकालने के लिए, इनके एलिमिनेशन के लिए कम पानी की रिक्वायरमेंट है। So the terrestrial adaptation for necessitated the production of lesser toxic nitrogen wastes like urea and uric acid for the conservation of water। ये lesser toxic है ना, यानी ये कम टॉक्सिक है और इनके रिमूवल के लिए हमको कम पानी की जरूरत पड़ती है। ये प्रकार का क्या है? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, यानी स्थल में रहने वाले जो जीव हैं उनका एक क्या है, एक प्रकार का अनुकूलन है। वो ऐसे अपने आप को एडेप्ट कर चुके हैं कि उनको कम पानी की जरूरत है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब इसी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया रिलीज करेंगे, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते थे? यूरियोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते थे उन सारे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक बोलते थे, ठीक है। तो जो स्तनधारी है, मैमल्स जो हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, यानी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यानी जो जमीन में रहने वाले एम्फीबियंस हैं, कभी ज्यादातर जमीन में रहते हैं और पानी में कम रहते हैं, जैसे मेढक। टेरेस्ट्रियल मेढक क्या है? सॉरी, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस बोल सकते हैं, है ना। तो जो स्थलीय उभयचर, जो जमीन में रहने वाले उभयचर, पानी में भी कभी कभार रहते हैं, ठीक है।
तो जो मैमल्स है, मैमल्स यानी समझते हैं सबके सब, मैमल्स और जो मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और जो मराइन यानी सब जो मराइन फीसेस यानी जो समुद्र में मिलने वाले जो फीसेस हैं, समुद्र में मिलने वाले फीसेस, समुद्र में जो फीसेस होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रिक फीस। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक फीस। वो बोनी फीसेस नहीं है, क्वाड्रिक फीस होते हैं, यानी उनका जो एस्केलेटल है यानी उनका जो कंकाल जो है अंदर का वो कार्टिलेज का बना हुआ है। समझ पा रहे? यस सर। बोन्स का बना हुआ नहीं। नहीं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्तनधारी और स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियों में, समुद्री मछलियां ज्यादातर क्या रिलीज करती है? यूरिया रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? यूरिया रिलीज मतलब एस्क्रीट करती है। उनका एस्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूरोटैलिक एनिमल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते थे। यस और नो? यस सर। Yes or no? So the mammals and many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea. क्या है? ये अधिकतर क्या excrete करेंगे? यूरिया। और इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक एनिमल्स। एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। यस और नो? यस और नो? हाँ यार। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में हर एक सेल के मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिज्म में मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया ही बनता है हमारे भी बॉडी में। लेकिन उस अमोनिया को ब्लड में मिला के वापस किसके पास भेजा जाता है? लीवर। किसके पास भेजा जाता है? लीवर अमोनिया को यूरिक एसिड में, सॉरी यूरिया में चेंज करता है। किसमें? यूरिया में चेंज करता है। यस और नो? यस सर। हाँ या ना बेटा? समझ में आया? तो यही बात लिखता है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द लीवर, these animals and released into the blood which filtrated and excreted out by the kidney. किडनी से क्या निकलेगा? यूरिया निकलेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिया को लीवर में क्या कर दिया जाता है? सॉरी, अमोनिया को लीवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ कन्वर्ट करेंगे? लीवर। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? अमोनिया। हमारे बॉडी में नॉर्मल बेसिक जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय प्रक्रिया के दौरान मेन बनेगा क्या? यूरिया। अमोनिया ही बनेगा। उसी अमोनिया को बाद में लीवर किसमें चेंज करेगा? यूरिया। समझ पा रहे? यस सर। अमोनिया ही बनता है, लेकिन अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है और उसको निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, और उतना पानी हमारे पास नहीं। दिन भर पानी पीते रहोगे क्या? हाँ या ना? इसीलिए उसको लीवर किसमें चेंज करता है? यूरिया। हाँ, मैं आपको बोला था कि हमारा जो लीवर है वो क्या करता है? टॉक्सिक चीजों को क्या करता है? न्यूट्रल करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बोला था। तो अमोनिया तो टॉक्सिक है, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा? लीवर में। और फिर लीवर से वापस वो ब्लड में मिला दिया जाएगा, ब्लड से वो किडनी के पास जाएगा और किडनी में फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा। है ना? फिल्ट्रेशन के थ्रू। यस सर? समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ या ना? तो सारे मेटाबॉलिज्म, सारी उपापचय प्रक्रिया के दौरान हमारे कोशिकाओं में अमोनिया ही बनता है। उसको बाद में लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड से वो किडनी में जाएगा, किडनी से फिल्ट्रेशन के दौरान वो क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ। क्या फैक्ट वाली बात? वो फैक्ट वाली बात ये है कि यूरिया के एलिमिनेशन के दौरान सारे के सारे यूरिया को किडनी से बाहर नहीं निकाला जाता। सारे के सारे यूरिया को किडनी से बाहर नहीं निकाला। कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो किडनी में ही रह जाती है, वो किडनी में ही रह जाती है। इसका
जो बोलना चाहिए जो कारण है, जो कॉज है कि वो क्यों रहती है, वो आपको अभी केवल वर्डिंग से पता चलेगा। आपको फील तब आएगा जब मैं आपको मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म और इसका जो किडनी का जो एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है ना, एस्क्रीशन का जो मैकेनिज्म, वो जब पढ़ाऊंगा तब आपको फील आएगा। लेकिन अभी हमको केवल नॉर्मली पढ़ना है कि सारे के सारे यूरिया को किडनी से बाहर नहीं निकाला जाता, कुछ अमाउंट में यूरिया को किडनी में रखा जाता है। क्यों? ताकि बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मो रेगुलेशन है, वो बनी रहे। बॉडी की जो बोलना चाहिए जो ऑस्मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, परासरणता, जो है परासरणता, वो बनी रहने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया को किडनी में रहना पड़ता है। तो यही लिखता है the some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain desired osmolarity। यानी उनकी ऑस्मोलैरिटी, एक ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी में, ये ऑस्मोलैरिटी रहेगी तभी जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो पाएगा। ब्लड इफेक्टिवली ब्लड से यूरिया को बाहर निकालने के लिए, किडनी में कुछ अमाउंट में इसका यूरिया का होना जरूरी है, ताकि वो अपनी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी यानी जो उनकी जो ऐच्छिक परासरणता वो उसको बनाए रख सके। समझ में आए? इसलिए कुछ मात्रा में जो यूरिया है वो किडनी में शेष रह जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब रेप्टाइल्स यानी जो सांप जो होते हैं रेप्टाइल्स, हाँ टिंग 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 टिंग, भैया नहीं बोलते रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल बर्ड्स, ठीक है, और जो लैंड स्नेल्स, घोंघा देखें, ठीक है, थोड़ा घेंग का क्या, घोंघा, जो लैंड स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स यानी देखे आए है ना, ठीक है, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, यस ज्यादा देखे होगे इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक पेस्ट के रूप में होता है। यस सर। क्या होता है? पेस्ट टाइप का होता है। यस और नो? तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल इंसेक्ट एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्टेज एज अ यूरिक एसिड। इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो कैसा होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड पेस्ट, पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में होता है। यस और नो? यस सर। पेस्ट यानी समझ गए? आया ना? विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या एकदम गीला दिखता है, वो उसका जो पेस्ट होता है वो एकदम कंसंट्रेटेड होता है, उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम टॉक्सिक है, इसलिए सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है ना। विद दी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के लॉस को मिनिमम रखने के लिए ऐसा किया जाता है, पेस्ट के रूप में निकाला जाता है। समझ में आया? यस सर। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं। यस सर। क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल। ठीक है, तो यहाँ तक आज कंप्लीट होता है। अब इसके आगे कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके हमको एस्क्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं, जो एस्क्रीशन में भाग लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं, यानी उत्सर्जन में जो भाग लेने वाले जो अंग हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग अंग हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।